रामपुर गांव में कंचन अपनी माँ शोभा के साथ रहती थी। वो बहुत आलसी और घर का कोई काम नहीं करती और हर काम के लिए माँ को कहती रहती। वो माँ की कभी कोई बात नहीं सुनती। माँ उसे हमेशा डांटती और समझाती रहती। फिर एक दिन की बात है। कंचन उठ जाओ, सुबह के 8 बज गए हैं, कॉफी पी लो बेटा। ओफो माँ, क्यों परेशान कर रही हो? सुबह सुबह इतनी ठंड में भी भला कोई इतनी जल्दी उठता है क्या? हे राम, क्या होगा इस लड़की का, इतनी बड़ी उठनी हो गई है, फिर भी हर रोज मुझे उसे उठाना पड़ता है। अभी तो तू मायके में है, लेकिन जब ससुराल जाएगी ना, तब तेरी सास तुझे सुबह सुबह उठा देगी। मायके में तो तेरे हर काम के लिए तेरी माँ बैठी है, लेकिन ससुराल जाकर तो तुझे ही सब करना होगा ना बेटी। माँ, मैं वहाँ भी ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहूंगी। घर का काम मेरी सास खुद ही कर लेंगी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सास भी आपकी तरह ही मिले, जो सारा काम खुद ही कर ले। हाँ हाँ, जब ससुराल जाएगी ना, तब पता चलेगा तुझे। कंचन गहरी नींद में सोकर इन सब सपनों में खोई हुई होती है कि तभी उसका पति सनोज उसे आवाज देते हुए कहता है, कंचन, कंचन उठो, और कितनी देर होगी? जानती हो ना, माँ को चाय नाश्ता सब समय पर चाहिए होता है। सनोज, सोने दो ना मुझे, और ठंड कितनी है, मुझे एक रजाई और उड़ा दो। कंचन, ठंड तो 4-5 महीने तक ऐसी ही रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आलस में पड़ी रहो। माँ मंदिर से आती होगी, चलो उठ जाओ। कंचन तब भी नहीं उठती, लेकिन तभी उसकी सास नीलम की आवाज उसके कानों में पड़ती है और नई नवेली दुल्हन कंचन झट से उठ खड़ी होती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। कुछ ही देर में चाय बनाकर अपनी सास को देते हुए वो कहती है, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय। इतनी देर कैसे लगा दी तूने चाय बनाने में? आप तक सो रही थी क्या? माँ जी, क्या करूँ, ठंड इतनी पड़ रही है कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। ठंड में काम जल्दी नहीं हो पाता है मुझसे। अपनी ये सब दिक्कतें मुझे मत बताओ। काम तो सारा अपने समय पर ही होगा, चाहे ठंड हो या गर्मी। मेरे घर के जो नियम है वो नहीं बदलेंगे। अब जल्दी से जाकर खाना बना, फिर साफ सफाई करके कपड़े रख, उन्हें धो दे। जी माँ जी। नई बहू कंचन जल्दी से खाना बनाती है, फिर साफ सफाई करके कपड़े धोने लग जाती है। अब तो बर्फ जितना ठंडा पानी है, मुझसे नहीं धुलते कपड़े, लेकिन क्या करूं, नहीं धोऊंगी तो माँ जी गुस्सा करेंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी धो ही लेती हूँ। कंचन जल्दी से सारे कपड़े ठंडे पानी से धो देती है। फिर वो अपने पति सनोज से कहती है, सनोज, मेरे लिए हीटर ले आओ ना, ये ठंड झेलना मेरी बस की तो बात नहीं है। आप प्लीज मेरे लिए हीटर ले आइए। वो क्या है ना, मुझे आदत नहीं है घर के कामकाज करने की। मायके में तो सारा काम मेरी माँ ही करती थी। जानता हूँ कंचन, तुम्हारी पहली सर्दी है, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए हीटर ले आऊंगा। तभी वहाँ नीलम आ जाती है। कोई जरूरत नहीं है बिजली का बिल बढ़ाने की। बहू तू लकड़ियाँ जला ले, हम भी तो हर साल उसी से काम चलाते हैं। अरे इस सर्दियाँ ही तो है जिसमें हम बिजली बचा सकते हैं। बेचारी कंचन चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। तभी बाहर से सब्जी वाले की आवाज आती है, साग ले लो, गोभी ले लो। नीलम सब्जी लेने बाहर जाती है कि तभी पीछे पीछे कंचन भी आ जाती है। माँ जी, सरसों का साग ले लीजिए, मक्की की रोटी के साथ खाने का बड़ा दिल कर रहा है। मेरी माँ तो सर्दियों में हर तीसरे दिन बनाया करती थी। हाँ हाँ, रुको जरा सब्जी वाले, ये साग कैसे दिया? 50 रुपये किलो माँ जी, ले लीजिए। इतना महंगा? ना बाबा ना। अच्छा, ये मूली के पत्ते कैसे दिए? 10 रुपया किलो है माँ जी, बहुत सस्ती है। अच्छा काम कर, इसे तौल दे। 1 किलो ले ले बहू, इसे ही साग की तरह बना ले, ये भी तो बढ़िया बनता है और सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज कंचन अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरे पास 2 ही स्वेटर हैं, एक को धोती हूँ तो दूसरा पहनती हूँ, जरा मुझे एक स्वेटर दिलवा दीजिए ना। बहू 2 स्वेटर बहुत है, वैसे भी दिल्ली में सर्दी 2 महीने से ज्यादा पड़ती है ही कहाँ। और फिर भी तुझे चाहिए तो ले ले, ये ले ले मेरी शॉल, 6 साल हो गए इसीलिए अभी भी क्या चमकती है।
देख तो ले, इसे रख ले। हद होती है कंजूसी की भी। ससुराल में मेरी पहली सर्दी है और ये मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। कंचन मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर ठंड में घर का सारा काम ठंडे पानी से करने पर आखिर में कंचन को ठंड लग जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन बीमार होने के बावजूद भी वो घर का सारा काम अकेले ही करती है। फिर जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो रोते हुए वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। शाम को कंचन की माँ उसके ससुराल आती है। सनोज बहन जी, ये सब क्या है? मैंने अपनी बेटी की शादी ये सोचकर की थी कि आप लोग मेरी बेटी को खुश रखेंगे, लेकिन यहाँ तो एक एक चीज के लिए मेरी बेटी को तरसना पड़ रहा है। अरे उसकी ससुराल में पहली सर्दी है और उसमें इसके साथ ये सब जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। जिस लड़की ने पूरी सर्दियों में अपने मायके में काम तक नहीं किया, वो आज आप सब लोगों के सारे काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? आपकी कमजोरियों के चलते आज मेरी बीवी का क्या हाल हो गया है। अरे इतनी भी बचत करके क्या करना माँ? जब मेरी बीवी की पहली सर्दी में ही उसके ससुराल में ये हाल है, तो आने वाली सर्दियों में उसका क्या हाल होगा? आप ही बताओ माँ, क्या ये सब सही है? उन सब की बातें सुनकर नीलम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तो बस थोड़ी बचत करके तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं अब अपनी बहू को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। माफ कर दे बहू। इसके बाद नीलम घर में गीजर हीटर का इस्तेमाल अपनी बहू को करने देती है। साथ ही उसे सरसों का साग और मक्की की रोटी अपने हाथों से बनाकर खिलाती है और उसे 2-2 नए स्वेटर भी दिलाती है। साथ ही अब नीलम सर्दियों में घर के काम के लिए काम वाली बाई भी रख लेती है और खाना बनाने में कंचन की मदद भी करती है। जादुई हीरो का नाला, ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहां गणेश अपनी पत्नी सुधा के साथ रहा करता था। सोनपुर में बारिश न होने की वजह से जमीन सूख सी गई थी, जिसके कारण खेतों में अनाज पैदा नहीं होता था और इस वजह से गणेश अपनी पत्नी सुधा से झगड़ा किया करता था। ये क्या, आज भी सिर्फ चावल खाने में? मैं कब खाऊंगा अच्छा खाना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़े आई अच्छी सी खाना खाने वाले, अगर मैं पैसे ना बचाती तो चावल भी नसीब ना हो। नसीब नसीब, बस सब नसीब का कमाल है। तुम्हारा बस नाम ही सुधा रखा है माँ बाप ने। मिठास तो दूर दूर तक नहीं है तुम्हारे जबान में। चुपचाप खाना खा रहे हो या मैं तुम्हें खिलाऊं? तुम्हारे कड़वे वचन सुनकर मेरा पेट भर चुका है। मैं जा रहा हूँ, नहीं खाना है मुझे। सुधा से झगड़ा करके वहाँ से चला गया और जाकर अपने खेत में हल चलाने लगा। कड़े धूप में परिश्रम करने के बाद उसे लक्ष्मण पहलवान नजर आया। अरे लक्ष्मण भाई, आज कहाँ से पहलवानी करके आ रहे हो? बड़े मुस्कुरा रहे हो, जरूर जीत कर आए हो। पहलवानी तो नहीं, बस ये आम लेकर आया हूँ, यही गंदे नाले के पास से। क्या कहा? गंदे नाले के पास से? वहाँ कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? मैं ये लेकर तो आया हूँ, जाओ तुम भी ले लो। गणेश ये सोचने लगा और वहाँ उस गंदे नाले के पास चला गया। ये पहलवान जरूर पागल हो चुका है, मोटी बुद्धि का। इसे क्या पता कि गंदे नाले के आसपास कोई नहीं भटकता और ये पता नहीं कहाँ से आम लेकर आ रहा है। मुझे जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए। उस गंदे नाले के पास वो चला जाता है और वहाँ की बदबू से हैरान होकर वो सोचने लगता है, यार यहाँ तो कोई आम नजर नहीं आ रहा। ये लक्ष्मण बुड़बक को किसने आम दे दिया? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लगता है वो मुझे बेवकूफ बना गया। जैसे ही गणेश वहाँ से जाने लगा, उसे उसी नाले के पास से गांव के भिखारी ने आवाज दी, क्यों बे, आम लेने आया है? कौन? और बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? मैंने ही उस पहलवान को आम दिया था। मैं कोई ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे मक्के की रोटी खिलाओगे तो मैं तुम्हें मुँह मांगी चीज दूंगा। मेरे पास चावल खाने के पैसे नहीं है और तुम मक्के की रोटी की मांग कर रहे हो? तो तुम्हारी हालत मुझसे भी खराब है। भिखारी के इतना कहते ही गणेश को क्रोध आने लगा और तब गणेश ने भिखारी से कहा, तुम इतना कैसे बोल लेते हो? चलो मैं तुम्हारी मनपसंद मक्के की रोटी खिलाता हूँ। गणेश उस भिखारी को लेकर एक छोटे से ढाबे पर गया
और वहाँ जाकर उसे मक्के की रोटी खिलाने लगा। वाह वाह, मक्के की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। तुम कितने अच्छे हो। वो सब छोड़ो, खाना खाओ, मुझे और भी बहुत काम है। गणेश ने उसे मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाया और उससे कहा, तुमने उस पहलवान को आम दिया था, तो मुझे क्या देने वाले हो? इसीलिए मैं तुम्हें इमली देने वाला हूँ। इस इमली को अपनी पत्नी के साथ खाकर तुम उसके बीज को गंदे नाली के पानी के पास बो देना और फिर जादू देखना। गणेश उस इमली को लेकर अपने घर चला गया। ये कैसी इमली है? कहीं मुझे पागल तो नहीं बना गया? उधार में मक्के की रोटी और सरसों का साग खा गया और आम की जगह भी दे गया, तो क्या ये इमली? गणेश उस इमली को लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी सुधा को देखकर कहने लगा, भगवान, ये इमली ले लो, इसका कुछ बना देना या खा लेना। इमली की कौन सी सब्जी बनती है भला? इसे हमें खाना ही होगा ना। हाँ, खा जरूर लेना और ध्यान रखना, इसके बीज मुझे दे देना, मैं इसको बो दूंगा। खेतों में कुछ बोना हो तो मुंह फूल जाता है, और तुम चले इमली बोने के लिए? इतने मेहनती कब से हो गए हो तुम? लो, अब तुम्हारा झगड़ा शुरू। चलो जाओ, घर के काम करो। सुधा ने इमली खा लिए और उसके बीज को गणेश को थमा दिया। गणेश उस गंदे नाले के पास फिर से चला गया और वहाँ जाकर उस इमली के बीज को बोने लगा। ठीक नाले के पास ये हो गया इमली बोने का काम पूरा। कल सुबह आकर देखता हूँ ये कितना बड़ा पेड़ बनेगा। दूसरे दिन सुबह गणेश उस इमली के पेड़ के पास गया और वहाँ जाकर दंग रह गया। इमली का पेड़ एक ही दिन में बहुत बड़ा बन गया था, जिसमें खूब सारे इमली भरे हुए थे, जिसे देखकर वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है भला? कल ही मैंने बीज बोए थे और आज इमली का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? जरूर कोई न कोई बात तो है, और इस पर इतनी सारी इमली नजर आ रही है। मुझे इमली तोड़ने होंगे। गणेश उस इमली के पेड़ से इमली तोड़ने लगा। जैसे ही इमली गणेश ने तोड़ी, उसमें से हीरे निकलने लगे। इमली के टूटते ही हीरों की बौछार होने लगी। छोटे छोटे कीमती हीरे। उन हीरों को देखकर गणेश चौंक गया। ये हीरे कैसे हो सकते हैं? हाय, मैं मालामाल हो गया। कमाल हो गया, यकीन नहीं हो रहा मुझे। उन इमली और हीरो को लेकर गणेश उसी भिखारी को ढूंढने लगा, जो कि एक मंदिर के बाहर आराम कर रहा था। क्यों आ गए ना चौक पर मेरे पास? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इमली की पेड़ से हीरे कैसे निकल सकते हैं? तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। आखिर तुम कौन हो? अरे बाबा, मैं हूँ तो साधारण इंसान ही। तुम्हें और भी हीरे चाहिए तो उस गंदे नाले को साफ करो। उस नाले को साफ करके ही मैंने इतना पुण्य कमाया है, जिसका मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा बांट दिया। मैं उस नाले की आज ही सफाई करूंगा और अच्छे से करूंगा और सारे हीरे ले जाऊंगा। गणेश सारे हीरे और इमली ले जाकर अपनी पत्नी सुधा को दे देता है और सुधा से कहता है, अब से हमें किसी भी चीज से डरने की या तरसने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अब सब कुछ है। हे भगवान, मुझे नहीं पता था मेरे इमली के बीज को खाकर फेंकने से इतने हीरे मिल जाएंगे। बचपन से लेकर अब तक करोड़ों का नुकसान हो गया है। वो कैसे भाग्यवान? मैं समझा नहीं। मैंने कितने सारे आम और इमली के बीज खाकर बस ऐसे ही फेंक दिए। दोनों हंसने लगते हैं और अपनी जिंदगी उस हीरे की मदद से अच्छी कर लेते हैं। पूरे 1 साल बीत जाने के बाद अब उनके पास हीरे और पैसे नहीं बचते। क्यों ना हम दोबारा वहाँ चले उस नाले के पास? वैसे भी हमारे पैसे भी अब खत्म हो चुके हैं। हम उस गंदे नाले की सफाई करेंगे, पूरी तरह से सफाई, और सारे हीरे दोबारा हासिल करेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे? गणेश और उसकी पत्नी उस नाले की सफाई करने जा रहे हैं। छी छी, मैं नहीं करूँगा ये सब। तब सुधा गणेश से कहती है, आपको मेरी कसम, चलना ही होगा। गणेश और सुधा दोनों ही उस नाले की सफाई करने लगते हैं। लोगों का गिराया हुआ प्लास्टिक कचरा उस नाले में जमा हुआ होता है। वहाँ जाकर पूरे 1 महीने तक सफाई करते हैं, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता, जिससे दोनों चिंतित हो जाते हैं। यहाँ तो हमें अब कुछ नहीं मिल रहा। सारी जमीन, जायदाद, घर सब बेचना पड़ जाएगा हमें, अगर आज भी हीरे नहीं मिले। वैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लो देखो क्या हो गया। गणेश और सुधा ने नाले को पूरी तरह से साफ कर दिया था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे,
गणेश की नजर नाले के पानी पर पड़ी। उसने देखा कि नाले के पानी में हीरे तैर रहे हैं। सारे हीरे नाले के पानी के ऊपर आ रहे हैं, जिसे देखकर दोनों झूम उठे। मैंने कहा था ना तुमसे हीरे मिल जाएंगे। देखो हो गया ना, हमने थोड़ी सी प्रकृति को साफ क्या की, हमारी जिंदगी बदल गई। अब से हम इन हीरो से मिले पैसों को दान करेंगे और अपना जीवन जिएंगे। तुमने सही कहा, हमने भूखमरी देखी है, हम ऐसा ही करेंगे। सुधा और गणेश दोनों ही उस हीरे के नाले की मदद से खुश रहने लगे और लोगों की सेवा करने लगे और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।